देखो ये प्रतिमुखी कोशिका होती है तीनों, ये द्वितीयक केंद्रक होता है, ये अंड कोशिका होती है, सहायक कोशिका होती है। प्रतिमुखी कोशिका का काम होता है केवल द्वितीयक केंद्रक को पोषण देना, और अंड कोशिका का सहायक कोशिका का काम होता है अंड कोशिका को पोषण देना। ये सब निषेचन क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, और ना सहायक कोशिका निषेचन क्रिया में भाग लेता है। निषेचन में केवल द्वितीयक केंद्रक और अंड कोशिका ही भाग लेता है। जब हमारे दोनों जनन केंद्रक, ये जनन केंद्रक है, क्या है? जनन केंद्रक है। ये दोनों जनन केंद्रक जब अंडाशय में प्रवेश करता है तो एक जनन केंद्रक द्वितीयक केंद्रक के साथ और एक जनन केंद्रक अंड कोशिका के साथ एक ही समय में निषेचन करते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दो निषेचन कहते हैं ना। जब दोनों जनन केंद्रक अंडाशय में प्रवेश करता है तो एक जनन केंद्रक अंड कोशिका के साथ और एक जनन केंद्रक द्वितीयक जनन केंद्रक के साथ एक ही समय में निषेचन करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द्विनिषेचन कहते हैं। और इसमें पूछा जाता है त्रिक सलयन। क्या पूछा जाता है? त्रिक सलयन पूछा जाता है। त्रिक सलयन क्या होता है? त्रिक सलयन जब दोनों जनन केंद्रक अंडाशय में पहुंचते हैं तो एक जनन केंद्रक द्वितीयक केंद्रक के साथ सलित होता है। द्वितीयक केंद्रक में दो केंद्रक होते हैं और एक जनन केंद्रक होता है। दोनों मिलकर कितने हो गए? तीन केंद्रक, और तीनों का आपस में सलित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? त्रिक सलयन ना। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, द्विनिषेचन और त्रिक सलयन। आपको हाई स्कूल में मिलेगा और इंटर में भी मिलेगा ना। बहुत हार्ड क्वेश्चन पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सोचोगे ना बहुत हार्ड वाला क्वेश्चन, बहुत हार्ड क्वेश्चन पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। दिलीप तुमको समझ में आ रहा है? दिलीप को समझ में आ रहा है ना? तो त्रिक सलयन और द्विनिषेचन समझ में आया? यस सर। द्विनिषेचन किसे कहते हैं? जब दोनों जनन केंद्रक अंडाशय में पहुंचते एक द्वितीयक केंद्रक के साथ और एक अंड कोशिका के साथ एक ही समय में निषेचन करते, इसे क्या कहा जाता है? द्विनिषेचन। दोनों साथ में करते निषेचन ना। और त्रिक सलयन क्या होता है? जब जनन केंद्रक अंडाशय में पहुंचता है तो द्वितीयक केंद्रक के साथ एक जनन केंद्रक एक निषेचन करने की प्रक्रिया करता है, जिसमें द्वितीयक केंद्रक का दो केंद्रक और एक जनन केंद्रक तीनों मिलकर सलयन कर लेते हैं, और तीनों केंद्रकों का आपस में सलयन होने की प्रक्रिया त्रिक सलयन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? त्रिक सलयन कहलाता है। क्या केंद्रक यहाँ पहुंचता है, एक जनन केंद्रक और दो द्वितीयक केंद्रक तीनों मिलकर एक साथ सलित हो जाते हैं। इस पर ये तीनों केंद्रक है और तीनों केंद्रकों का आपस में एक साथ सलित होने की प्रक्रिया त्रिक सलयन कहलाता है। ये भ्रूण बनाता है, ये भ्रूणपोष बनाता है ना। अब भ्रूण समझ लो, भ्रूणपोष समझ लो। देखो जैसे आम है, आम है ना, आम के बीच में एक सीड होता है। सीड होता है कि नहीं होता है? सीड के अंदर का भाग क्या होता है? मुलायम होता है ना। अब आम छोटा जब रहता है तो जितना भी अपना पोषक तत्व प्राप्त करता है इसी भ्रूणपोष से प्राप्त करता है, वो भ्रूणपोष होता है। यही भ्रूणपोष जितना, देखो दो फल आपको मिलेंगे पृथ्वी पर, दो फल मिलेंगे। एक बीज रहित, ठीक है, बीज रहित मिलेगा और एक बीज सहित मिलेगा। ठीक है, तो बीज रहित और बीज सहित में क्या अंतर है? जैसे देखिए बीज रहित का मतलब ये होता है जैसे भ्रूणपोष है, अब ये अपने डेवलपमेंट में फल पूरे भ्रूणपोष का उपयोग कर ले अपने डेवलपमेंट में, तो इसका सीड क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा और सीड उसमें खत्म हो जाएंगे। तो इस फल को क्या कहेंगे? बीज रहित। और जो फल अपने डेवलपमेंट में, अपने वृद्धि में भ्रूणपोष का पूर्णतः उपयोग नहीं करता उसे हम क्या कहते हैं? बीज सहित। अर्थात उसमें बीज पाए जाएंगे ना। अगर आपसे पूछा जाए केले में बीज क्यों नहीं, अब कोई ऐसा फल नहीं जिसमें बीज ना पाए जाए। बस अंतर क्या होता है कि जैसे जैसे वो अपना डेवलपमेंट करता है भ्रूणपोष को उपयोग कर लेता है, और जब भ्रूणपोष इसमें से खत्म हो जाएगा तो उसका जो बीज रहेगा वो भी बीज खोल भी क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा ना। तो बीज सब में पाए जाते हैं, सीड सब में पाया जाता है। बस अंतर ये होता है कि ये अपने डेवलपमेंट में पूरा उपयोग कर लेता है इसलिए नष्ट हो जाता है, और जो अपने डेवलपमेंट में पूरा उपयोग नहीं करता उसमें बीज पाए जाते हैं ना। जैसे एक कमरे में 5 व्यक्ति को रख दो और एक कमरे में 5 बच्चों को रख दो ना। अगर हम 5 व्यक्ति को 10 किलो राशन दें और 5 बच्चों को भी 10 किलो राशन दें, तो व्यक्ति बड़ा है, वो अपने वृद्धि के लिए 10 किलो राशन को एक हफ्ते में खा लेगा। लेकिन बच्चे छोटे हैं, वो अपने वृद्धि में 10 किलो राशन खत्म नहीं कर पाएगा। तो जब हम व्यक्ति का राशन चेक करेंगे तो उसमें राशन नहीं रहेगा, उस राशन लेस हो जाएंगे ना। और जो बच्चे रहेंगे जब उनका चेक करेंगे तो उसमें राशन रहेगा, वो अपनी वृद्धि में पूरे राशन का उपयोग नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उसमें क्या कहेंगे? राशन रहित ना। तो वैसे ही समझ लो, जो
जो फल अपने वृद्धि में भ्रूणपोष का पूर्णतः उपयोग नहीं करते उनमें बीज पाया जाता है, जो पूर्णतः उपयोग कर लेते हैं उनमें बीज नहीं पाया जाता है ना। तो इस प्रकार से एक बीज भ्रूण क्या होता है, भ्रूणपोष क्या होता है। भ्रूण क्या होता है, सीड को हम क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। और भ्रूण सीड को हम क्या कहते हैं, इसको जो ये खाने वाला भाग होता है इसे क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रूण कहेंगे ना, भ्रूण। और जिससे पोषण उसको प्राप्त होता है उसे भ्रूण पोष कहते हैं। क्या कहते हैं, पोष कहते हैं। जैसे बालक क्या होता है, बालक तो एक संरचना होती है ना, उसको पोषण मांगे ब्लड से मिलता है ना, तो जो पोषण देता है उसे हम सीड कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भ्रूणपोष कहते हैं। भ्रूणपोष अर्थात भ्रूण को पोषण देने वाला। और भ्रूण किसे कहेंगे, जो पोषण को ग्रहण करेगा। तो फल का जितना गुदा होता है वही डेवलपमेंट करता है, वही भ्रूणपोष से अपना पोषण लेता है। और जो सीड होता है वो भ्रूण को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। जब आम का सीड आप लगाते हो, जैसे ये जो आम का सीड होता है, जब उसको बैठाते हैं हम लोग, जब आम के सीड को हम लोग बैठाते हैं, देखिए कहीं छत पर फेंक दीजिए तो भी आम का पौधा निकलेगा। जैसे ढेर सारी घुसली है, ढेर सारी घुसली है, अब इसमें से आम का पौधा निकलेगा। लेकिन कब तक निकलेगा, जब तक यह भ्रूणपोष रहेगा। क्योंकि जब तक यह भ्रूणपोष है तब तक इसको पोषण मिलेगा। तो जड़ नीचे की तरफ आएगा ना, जड़ नीचे की तरफ आएगा। अगर जड़ को जमीन नहीं मिलेगा, तो जड़ को जमीन नहीं मिलेगा तो जड़ पहले नष्ट होगा, उसके बाद ये पौधा नष्ट हो जाएगा ना। लेकिन जब किसी जमीन पर इसको जर्मिनेट करते हैं तो इसमें से एक